ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। तो पहले कुछ चीज डिफाइन कर देते हैं, मतलब पहले हो गया था वो, पहले एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया था, जी के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिए थे कि दो एलिमेंट G1 G2 belongs to G are equivalent, and let's take H is a subgroup of G. This is the notation of subgroup. Then we say that G1 and G2 will be equivalent if and only if G1 inverse G2 is belongs to H, and द मतलब हम लोग ये इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करे थे जी एक सेट के ऊपर कि दोनों एलिमेंट इक्विवेलेंट होंगे अगर जी वन जी टू इक्विवेलेंट होंगे अगर जी वन इनवर्स जी टू बिलोंग्स टू एच। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करते हैं, हम लोग पढ़े थे कि इक्विवेलेंस रिलेशन जिस सेट के ऊपर हम डिफाइन करते हैं उसको डिसजॉइंट यूनियन ऑफ क्लासेस में ब्रेक कर देता है। ठीक है, यहाँ पे कोई एलिमेंट का क्लास क्या होगा, सपोज क्लास ऑफ जी वन क्या है, क्लास ऑफ जी वन है ऑल दोस जी2 such that g1 is related to g2, that's mean all those g2 such that g1 inverse g2 belongs to h. This is the definition of relation, like a g1 is related to g2 if and only if g1 inverse g2 is belongs to h. So this means all those G2 such that G2 belongs to G1H. Okay, so this is actually G1H. So what do we have? अल्टीमेटली हम लोग क्या किए हैं, जी एक सेट है उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया है, इक्विवेलेंस रिलेशन। वो क्या काम करता है, वो जी को सेट ऑफ क्लास में ब्रेक कर देते हैं, डिसजॉइंट क्लास। यहाँ पे क्लास ऑफ सपोज जी1 होगा, यहाँ पे क्लास ऑफ जी2 होगा, ऐसे करके क्लास ऑफ जीएन होगा। और क्लासेस का इस क्लासेस इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करते हैं, डिसजॉइंट क्लास करते हैं। आइदर क्लास ऑफ जी1 इज इक्वल टू क्लास ऑफ जी2, और क्लास ऑफ जी1 इंटरसेक्शन क्लास ऑफ जी2 इज इक्वल टू 5। ये कब होगा, इक्वल कब होगा, इफ एंड ओनली जी1 इनवर्स जी2 इज बिलोंग्स टू एच, राइट। सो इक्विवेलेंस रिलेशन का यही पर्पस है कि वो जिस सेट के ऊपर में तुम वो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हो, वो रिलेशन उस सेट को डिसजॉइंट यूनियन ऑफ क्लास में ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे एक एक क्लास क्या है, क्लास ऑफ जी आई इज एक्चुअली जी आई ऑफ एज, राइट। सो क्लास ऑफ जी आई इज जी आई ऑफ एज। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, जी इज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ दिस जी आई एच, right, where GY belongs to distinct class. ये डिस्टिंक्ट क्लास में बिलोंग करना चाहिए ना, क्योंकि अगर तुम ऐसे कोई G2 लोगे, सपोज क्लास ऑफ G1 है G1H, अगर तुम कोई G2 लोगे सच दैट G2 G1 इनवर्स G2 बिलोंग्स टू H, देन क्या होगा, उन दोनों का क्लास तो सेम होगा उस टाइम पे। देन G1 का क्लास इज इक्वल टू क्लास ऑफ G2, तो वो तो डिसजॉइंट नहीं होगा ना। तो हम ऐसे G1 G2 लेंगे सच दैट दिस G1 इनवर्स G2 डज नॉट बिलोंग्स टू H, राइट। सो इस केस में हम क्या करेंगे, G को हम डिसजॉइंट यूनियन ऑफ दिस इक्विवेलेंस क्लास ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले का चीज है, इसलिए मैं एक बार रिकॉल किया हूँ क्योंकि ये चीज फिर से यहाँ पे रिपीट होगा।
ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप डिफाइन करने के लिए ये कोशेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दिया। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, लेट, तो हमारा पहला सेटअप क्या है, जी एक ग्रुप है, H is a subgroup of G, and we have G is the disjoint union of class GI, जहाँ पे GI belongs to distinct equivalence class. अब let K is all those GI, GH such that G belongs to G. तो हम K में क्या ले रहे हैं, all those cosets, सब कोसेट का कलेक्शन ले रहा है के में। अब क्या हम के में एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, सपोज डिफाइन मतलब दिया हुआ है कि जी विथ दिस कंपोजिशन इज अ ग्रुप, तो हम के में क्या एक ग्रुप स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है क्या के में कोई ग्रुप स्ट्रक्चर दे सकते हैं, और ये ग्रुप स्ट्रक्चर देने पे ही मतलब हमें नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट मिलेगा कि कहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप क्यों ऐसे डिफाइन करते हैं, क्यों नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन ऐसा है, ये सब आएगा। तो नेचुरल कोई का मतलब ग्रुप स्ट्रक्चर देने के लिए एक बाइनरी ऑपरेशन रहना चाहिए। तो लेट्स टेक एक एलिमेंट के का G1H स्टार G2H, सपोज G स्टार इज अ ग्रुप। ओके, सो G1H स्टार G2H, इसको कैसे डिफाइन करने चाहिए, नेचुरल वे क्या है, कोई बताओ। दिया हुआ है कि G स्टार इज अ ग्रुप, व्हाट इज द नेचुरल वे टू डिफाइन अ ग्रुप स्ट्रक्चर ऑन K? GH होगा ना, G1। GH, हाँ, G1 G2 स्टार H होगा। G1 स्टार G2H, राइट। हाँ हाँ। ये तो एक G का एलिमेंट है, तो एक फिर से कोसेट बनेगा। ओके, डन। तो ऐसे, पर ये तो हमने डिफाइन किया है, ये तो वेल डिफाइन भी नहीं भी हो सकता है ना, तो हमें वेल डिफाइननेस चेक करना पड़ेगा। तुम खुद से जो डिफाइन कर रहे हो उसका उसको मतलब वो वेल डिफाइन है कि नहीं, पहले चेक करना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे तुम वन G1 एक क्लास ले रहे हो, G2 एक क्लास ले रहे हो, उन दोनों का मल्टीपल G1 स्टार G2H हो रहा है, ठीक है। पर ये तो एक क्लास है, G1H इज ए क्लास, पर ये दिस मे बी सम इक्वल टू सम G1 डैश H, ये भी तो हो सकता है ना, इफ G1 इनवर्स G1 डैश बिलोंग्स टू H, तब तो ये दो क्लास इक्वल होगा। ओके, तो उस केस में अगर G1H इज इक्वल टू G1 डैश H एंड G2 डैश H इज इक्वल टू सम G2 डैश H, तो इस केस में G1 स्टार मतलब G1H स्टार G2 जो हो रहा है, G1 डैश H स्टार G2 डैश H, वो भी वो सेम होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो सेम क्लास को डिनोट कर रहा है, G1H एंड G1 डैश H दोनों तो सेम क्लास है। तो G1 एंड G2 जहाँ पे जाएगा, G1 डैश G2 डैश वहीं पे जाना चाहिए, क्योंकि ये दो तो सेम क्लास है। दिस एंड दिस सेम, ये और ये सेम है, एंड दिस सेम, राइट। तो इन दोनों का मल्टीपल जो होगा, इन दोनों का मल्टीपल तो सेम ही होना चाहिए, यही है वेल डिफाइंडनेस। ओके, तो ये वेल डिफाइंडनेस को हमें प्रूव करना है। तो पहले क्या लेंगे, लेट G1H इज इक्वल टू G1 डैश H, मतलब ये दोनों सेम क्लास है, जहाँ पे G1 इज a रिप्रेजेंटेटिव और G1 डैश इज द सेम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेम क्लास। ओके, और G2
H इज इक्वल टू G2-H। तो हमने कैसे डिफाइन किया हूँ, मतलब ग्रुप ऑपरेशन G1H स्टार G1 डॉट H इज इक्वल टू G1 G G1 H, यहाँ पे बीच में स्टार होगा। ओके, सॉरी यहाँ पे तो G1H स्टार G2H, ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है G1 स्टार G2H पे। ओके, और G1-H स्टार G2-H, ये कहाँ पे जा रहा है, हमने जो डिफाइन किया हूँ वैसे G1 डैश स्टार G2-H, राइट। पर G1H and G2 dash, these are same and these are same, so इन दोनों का जो मल्टीपल होगा, जो कि ये है G1 G2H, और इन दोनों का जो मल्टीपल है जो कि ये है, वो तो सेम होना चाहिए, क्योंकि G1 इज इक्वल टू G1 H एंड G2H इक्वल टू G2-H। तो पहले केस में जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट बन रहा है, सेकंड केस में वही बनना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों का क्लास सेम है। यही तो वेल डिफाइंडनेस है, कि तुम्हें क्लास के ऊपर जब डिफाइन कर रहे हो, तो उस क्लास के अगर दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव लोगे, तो वो मल्टीप्लाई करने में सेम ही रिजल्ट देगा। मतलब हमारा क्लेम ये है कि हमने जैसे डिफाइन किया हूँ मल्टीप्लिकेशन को, तो ये होना चाहिए G1 स्टार G2 ऑफ H, इट शुड बी इक्वल टू G1 डैश स्टार G2-H। सबको क्लियर है, फिर कोई डाउट है बोलो एक बार। नहीं सर, नहीं मतलब यही कोई हुआ भी ना, अगर प्रोडक्ट कुछ डाउट है तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट अगेन ए लेफ्ट कोसेट बनता है ना, तो उसी के थ्रू भी हम लोग अगर देखें तो। नहीं, वो सब तो हमने अभी तक वो नहीं पूछा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये वेल डिफाइंडनेस कैसे चेक होगा। मतलब हमने क्लास को डिफाइन किया हूँ, G1H इज ए क्लास, राइट। एक G1H एंड G2H, दिस आर टू क्लास। ये किसी जगह पे जा रहा है G1 स्टार G2 ऑफ H। अगर G1H इज इक्वल टू G1-H एंड G2 H इज इक्वल टू G2-H, वो भी तो सेम जगह पे जाना चाहिए, क्योंकि ये तो इक्वल है, राइट। तो दिस एंड दिस टू शुड बी इक्वल। तो हमें प्रूफ करना है ये इक्वल है। ओके, अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो हमारा वेल डिफाइंडनेस प्रूफ हो जाएगा, राइट। यस सर, वही। सबको क्लियर है। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है ये प्रूफ करने के लिए पहले देख लेता हूँ। G1H इज इक्वल टू G1-H एंड G2H इज इक्वल टू G2-H। तो ये दोनों इक्वल, इसका मतलब ये है कि बाय द इक्विवेलेंस क्लास G1 इनवर्स G1 डैश इज बिलोंग्स टू H, और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है G2 इनवर्स G2 डैश इज बिलोंग्स टू H, राइट। तो हमें अगर ये दिखाना है कि G1, हम स्टार नहीं लिख रहे, ठीक है, बीच में स्टार एज्यूम कर लेना, G1 G2H टू शो G1 G2H इज इक्वल टू G1 डैश G2 डैश H, ये दिखाने के लिए क्या प्रूफ करना है, एनफ टू शो दिस, वी नीड टू शो ये दोनों कोसेट कब इक्वल होगा बोलो। दोनों कोसेट कब इक्वल होगा, एनीवन। जब जीवन
G1 G2 is equal to G1 dash G2 dash G1 G2 is equal to G1 dash G2 dash इक्वल हो जाए। नहीं नहीं, ये तो नहीं, और एक है ये जो अगर एज में बिलोंग कर जाए, अगर ए इनवर्स बी करके जो। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या होगा फिर? ये एलिमेंट, ये G1 G2 एक G का एलिमेंट है, G1 डैश G2 डैश एक G का एलिमेंट है, ये कब इक्वल होगा? इसका इनवर्स, लेफ्ट साइड पहले का इनवर्स, मतलब G1, हाँ जी। ऐसे बोलो ना, G1 G2 इनवर्स, फिर G1 डैश कंपोस्ट G2 डैश, कंपोस्ट दिस शुड बिलोंग्स टू हाँ, ये अगर एज, जी में बिलोंग कर जाए, एज में, सॉरी, क्या कह रहा हूँ, एज में बिलोंग कर जाए तो। हाँ। राइट? यही यही बोल रहा है। ठीक है। क्योंकि राइट कोसेट में भी मतलब इसका इनवर्स हो जाता है ना, तो मेरे को सो ये दिस, होता है, वी नीड टू कंफ्यूजन शो होता दैट है। दिस इज बिलोंग्स टू एज। और हमें क्या दिया है? हाँ। हमें ये दिया है कि G1 inverse G1 dash, this is belongs to age, and G2 inverse G2 dash, this is belongs to age। और हमें क्या प्रूफ करना है? टू शो दिस, राइट? G1 G2 inverse। हमें ये प्रूफ करना है। सो दिस इज नथिंग बट G2 inverse G1 inverse G1 dash G2 dash, this is belongs to age। तो हमें क्या दिया हुआ है कि तो हमें ये शो करना है कि दिस इज बिलोंग्स टू एच। ओके, अब देखो, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, दिस एलिमेंट को G1 इनवर्स G2 इनवर्स G1 डैश जी G1 इनवर्स G इनवर्स, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि G2 एंड G2 इनवर्स फिर G2 डैश, ये तो ये दोनों मिलके तो आइडेंटिटी आ जाएगा, दिस टू विल मेक आइडेंटिटी। तो पहले के लाइन में हम फिर से जा सकते हैं। ओके, बिकॉज दिस टू इज आइडेंटिटी, राइट? सो इनफ टू शो दिस इज बिलोंग्स टू एज। ना अब देखो, दिस इज बिलोंग्स टू एज, ये तो गिवन है कि दिस इज बिलोंग्स टू एज, एंड ऑल्सो तो सर ये बन रहा है G2 इनवर्स, और ये जो एज का ये कोई देखो, एलिमेंट बैठेगा फिर ये जो आइडेंटिटी फिर ये G2 रहेगा। एलिमेंट है, दिस इज बिलोंग्स टू एज। ओके, एंड ऑल्सो लास्ट जो एलिमेंट है, दिस इज बिलोंग्स टू एज। तो टू शो दिस इज बिलोंग्स टू एज,
दिस इज इफ एंड ओनली राइट। मैं फिर से एक बार लिखता हूँ जी वन इनवर्स। ये तो एज का एलिमेंट, तो इसको एज का एलिमेंट कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज, ये तो बी, ये वाला जो है ये तो एज का एलिमेंट, लेट दिस इज H1, H1, and then this is again G2, and then this is suppose H2, this is belongs to H। तो अगर ये वाला चीज होल्ड करेगा, ओके, देन वी कैन से the way we have defined the quotient, the binary operation quotient, that will be well defined, and उससे हम एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हम एक कंडीशन बना रहे हैं सच दैट जो हमने डिफाइन किए थे वो एक ग्रुप फॉर्म करे। तो हमने अल्टीमेटली कहाँ पे आके गिरा कि हम लोग मान रहा हो तो ये वेल डिफाइन है, ऐसे मान के चल रहे हो। फिर ये कंडीशन आ रहा है, अगर ये कंडीशन एज के द्वारा सेटिस्फाई होगा, फिर हम कोशेट पर एक ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। और ये कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ this is for all G2, right? This is for all G2 belongs to H, right? तो अगर if G inverse belongs to H for all H belongs to H and for all G belongs to G, then this operation, this quotient, the binary operation of the quotient will be well defined। तो यहाँ से आ रहा है नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन। मैं पहले एकदम डायरेक्ट से ये बोल सकता था आप लोगों को कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऐसे, पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कोसेट के ऊपर ग्रुप फॉर्म करने के लिए क्यों नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए होता है। ये समझ में आया? मैं पहले भी ये बोल दे सकता था कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, ऐसे पढ़ लो, ऐसे यही डेफिनेशन होता है। पर ये डेफिनेशन क्यों आया? Why to define quotient? So to define the quotient group, why we need the subgroup to be normal? This is the reason for the well definedness। Okay, हम क्वोशेंट के ऊपर जो ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं वो वेल डिफाइन तब होगा जब वो सब ग्रुप नॉर्मल होगा। हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन हमने डिफाइन किया हूँ कि G1, हम लोग जो ऑपरेशन डिफाइन किए थे दिस ऑपरेशन, हम ये मान के चल रहे थे दिस इज वेल डिफाइंड। फिर ये वेल डिफाइंडनेस मानने मतलब मान के जब चल रहा था कि लास्ट में ये कंडीशन आया कि दिस हैज टू बी होल्ड, अगर ये वेल डिफाइन है तो ये होना चाहिए। तो अगर ये होगा तब वो वेल डिफाइन होगा, राइट। सो ये कब होगा, अगर एच इज नॉर्मल, लाइक इफ ऑल दिस एलिमेंट जी इनवर्स लाइज इनसाइड एच फॉर ऑल जी विथ ऑल एच बिलोंग्स टू एच एंड जी बिलोंग्स टू जी, तब ये जो ऑपरेशन हमने डिफाइन किए थे वो डिफाइन होगा। इन इन सच केस विल कॉल्ड एच एज ए नॉर्मल सब ग्रुप, एंड दिस इज द डेफिनेशन। यहाँ से नॉर्मल मतलब ये रीजन है कि हम जब क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन करते हैं हम वो जो एज लेते हैं वो नॉर्मल लेते हैं। अगर नॉर्मल ना ले, अगर सिर्फ सब ग्रुप के ऊपर हम वो क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन करेंगे तो वो ऑपरेशन वेल डिफाइन नहीं होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि व्हाई वी टेक नॉर्मल सब ग्रुप इंस्टेड ऑफ ओनली सब ग्रुप। दिस इज द रीजन। हम एक ऑपरेशन डिफाइन किया था, फिर मान के चला कि दिस ऑपरेशन वेल डिफाइंड, फिर अल्टीमेटली देखा अगर वो वेल डिफाइंड होगा तो ये सेटिस्फाई एच से होना चाहिए, दिस इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड बाय एच। और ये इक्वेशन जब सेटिस्फाई होगा तब हम एच को बोलेंगे नॉर्मल, एच इज नॉर्मल इन जी। ओके, सो हम अब फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं नॉर्मल सब ग्रुप का। लेट जी बी अ ग्रुप and H is a subgroup of G, we say H is normal in G if GH inverse belongs to H for all G belongs to G and H belongs to H। This is the definition। सर बोलो। अगर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हो जाए तो भी तो नॉर्मल बोल हाँ, मैं सकते हैं। आऊंगा आऊंगा वो बोलूंगा। यस, so we denote H is this normal in G। ये डिनोटेशन है H is normal। ओके,
राइट, दिस इज द नोटेशन फॉर नॉर्मल सब ग्रुप। इस केस में हम बोलेंगे कि एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। सो बहुत सारे डेफिनेशन होता है नॉर्मल सब ग्रुप का। इससे बोल सकते हो, अगर जी एच जी इनवर्स इज बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, ये इक्विवेलेंट होता है किससे जानते हो? इफ एंड ओनली जी एच इनवर्स इज इक्वल टू एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। दिस इज द इक्विवेलेंट कंडीशन। अगर ये प्रूफ करोगे तब भी एच नॉर्मल प्रूफ हो जाएगा। ओके, ये होमवर्क ये कर लेना। ये सिंपल ये है, तो मतलब सर ये तो सिंपलिसिटी। सर इफ एंड ओनली इफ होता ना कंडीशन। हाँ, इफ एंड ओनली, इसलिए तो ये डबल एरो दिया हूँ मैं। बोथ साइड, अगर अच्छा ये अच्छा होगा तो ठीक। होगा, ये होगा तो होगा। और एक होमवर्क है कि H is normal in G if and only every left coset of H in G is a right coset in G। राइट कोसेट क्या होता है? हम लोग डिफाइन किया था। लेफ्ट कोसेट कैसे डिफाइन किया था? लेफ्ट कोसेट मतलब जी एच, ऐसे जी एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। राइट कोसेट सिमिलर है, ये जी राइट में होगा। ओके, मतलब एच जी सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, ये राइट कोसेट है। अगर जी एच जी इनवर्स एच होगा, दिस विल इम्प्लाइज दैट लेफ्ट कोसेट, मतलब इससे ये इम्प्लाई हो जाता है कि दिस जी एच इक्वल टू एच जी, राइट, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। मतलब ये लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बन गया। ओके। यस सर, जो होमवर्क उसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूव कर सकते हैं हाँ, कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। एच को बोथ साइड मल्टी हाँ हाँ हाँ, मतलब। एकदम 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 नॉर्मल होगा तो ये सब इक्विवेलेंट कंडीशन है, ठीक है। कि लेफ्ट को से राइट को शेड होगा, या फिर इसको एक नंबर डेफिनेशन, इसको दो मान सकते हो, और जो लास्ट में बोला एवरी लेफ्ट को से राइट को से इसको तीन, कोई भी एक हो जाए तो एच इज नॉर्मल इन जी। क्लियर सबको? यस। राहुल क्लियर है? आदित्य, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ माने दिस इज, मतलब इस, ये मेन मोटिवेशन होता है कि नॉर्मल सब ग्रुप को ऐसे डिफाइन करने के लिए, कि ये तो पहले भी, मतलब सब ग्रुप के बाद में जब नॉर्मल सब ग्रुप डिफाइन किया था, मतलब ये तो मैं पहले ऐसे भी बोल सकता था। मतलब ये ज्यादा बर्डन नहीं होता कि जी इनवर्स इफ एच इज नॉर्मल इन जी if and only g is inverse is belongs to h for all g belongs to g एंड एज बिलोंग्स टू एज, ऐसे बोलने से तो बात खत्म हो जाता। पर ऐसे बोलने में तुमको ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन ग्रुप जब डिफाइन करते हैं जी बाई एज, जहाँ पे एलिमेंट्स होता है जी एज टाइप का, यहाँ पे एज क्यों नॉर्मल लेते हैं? इसलिए लेता है कि एज इज नॉर्मल, क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं होगा तो इसका जो ऑपरेशन है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, राइट। हाँ तो इसलिए हम लोग ये वेल डिफाइन करने के लिए, होने के लिए एज को नॉर्मल होना चाहिए। तो वही अभी तक प्रूफ किया, ठीक है। और हाँ ये चीज इंटरव्यू में बहुत बार पूछता है कि व्हाई वी टेक एज टू बी नॉर्मल, और सबको अगर ऐसे तुम पहले डेफिनेशन पढ़ोगे दिस इज द कंडीशन फॉर नॉर्मलिटी,
तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्यों नॉर्मल लिया, प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। तुम मान के हम्म, चलोगे दिस इज द डेफिनेशन, एज को नॉर्मल लेना चाहिए, पर ये नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन यहाँ से ही आया कि अगर ये चीज होल्ड करेगा, जो लास्ट पे लिखा था यहाँ पे, अगर ये चीज होल्ड करना है दिस, तब वो वेल डिफाइंड होगा। और ये चीज होल्ड करने का मतलब है एज इज नॉर्मल। ये डेफिनेशन फिर आया, एज इज नॉर्मल इफ जी एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, राइट। So let's just take some example of normal subgroup. Okay. पहले एक ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ, ठीक है। Every abelian group is normal. Oh sorry, abelian क्या लिखते हैं मैं, ये बहुत दिक्कत कर रहा है बोर्ड। Every subgroup of an abelian group is normal। इसको कौन प्रूफ करेगा बोलो, बहुत इजी है। मतलब अगर जी एक ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप, and H is a subgroup of G, then H is normal in G। कैसे प्रूफ होगा बोलो कोई। एनीवन, इजी तो है ना। नॉर्मल होने के लिए क्या देखना पड़ता है। पहले तो जी, जी ग्रुप एबिलियन है, हाँ जी जी तो इनवर्स, ये इस एज में ये ऐसा प्रूफ करना है। नाउ हाँ हाँ जी जी मतलब इनवर्स इज इक्वल टू क्या है? अगर जी एबिलियन है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, एच जी इनवर्स इक्वल टू जी इनवर्स एच होगा, क्योंकि एबिलियन है हाँ तो इसको हम तो ऑल्टर कर सकते हैं। जी एबिलियन जी है तो इनवर्स ए बी इज इक्वल ई टू बी बन है जाएगा। ना, फॉर ऑल ए बी हाँ, बिलोंग्स टू जी। नहीं बोल, जी जी इनवर्स ई बन जाएगा, ई तो इंटू ये ई एच, बन तो जाएगा, दिस उनको इज मैं ई, लिख लूंगा। ई टाइम्स एच इज एच। तो एज एज में बिलोंग कर जा एच रहा है, तो तो एच में सिंपली पहले देख लिए पा थे। रहे जी। सो सो जी एच इनवर्स दिस बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल, हमने तो सब ऑल जी के लिए प्रूफ किया हूँ, ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। तो दिस प्रूव्स एच इज नॉर्मल इन जी। तो एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी एबिलियन ग्रुप ले लो, जेड, जेड का कोई सब ग्रुप, 2Z। 2z। सो एच इज नॉर्मल इन जी, क्योंकि एबिलियन होगा तो बाकी सब चीजों प्रूफ से फॉलो कर जाएगा। So any NZ is a normal subgroup in Z। Similarly तुम ये ले सकते हो Z plus is a normal subgroup in R plus, right। R star भी ग्रुप फॉर्म करता है ना with respect to multiplication, ये तो एबिलियन होता है, तो दिस इज नॉर्मल सबग्रुप इन C star। ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, यहाँ पे आइडेंटिटी 1 होता है। ओके, राइट। यस सर, यहाँ से तो एक कंक्लूजन निकला है कि ऐसे साइक्लिक ग्रुप के सारे सब ग्रुप भी नॉर्मल होंगे। एकदम, ये तो इमीडिएट, लेकिन साइक्लिक ग्रुप से एबिलियन ग्रुप, राइट। यस। ये प्रूफ करना आता है ना, साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है। यस सर। यस। सो अब हम डिफाइन करेंगे क्वोशिएंट ग्रुप।
सर साइक्लिक ग्रुप को अबेलियन ऐसे ही प्रूव करते हैं ना, बोलो कैसे। जैसे जी में से एक्स वाई दो एलिमेंट ले लिए और वो सपोज G मतलब is a उसमें cyclic group means it is generated by some element A। हाँ, तो सर उसमें से x इक्वल ए के पावर m और y इक्वल ए के पावर n। एकदम एकदम। देन XY एक्स इक्वल वाई टू, एक ए ए के पावर m प्लस n फिर उसी तरह y हो जाए। फिर इसको रोटेट कर दो, फिर YX हो जाएगा। ओके, इस प्रूफ दिस एवरीथिंग, राइट। तो हम अभी क्वेश्चन ग्रुप को डिफाइन करेंगे। तो पहले हम डिफाइन कर चुके कि क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन करने के लिए एक ग्रुप चाहिए होगा। So let G is a group and H is normal in G। नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए क्योंकि जैसे हम लोग क्वेश्चन ग्रुप मतलब कोशेट्स के ऊपर G H का G में जो कोशेट्स है उसके ऊपर ग्रुप फॉर्म करना। ओके, so G is a group, H is a normal subgroup। We have to take H has to be normal because वेल डिफाइंड वो जो ऑपरेशन हम लोग डिफाइन कर रहे थे वो वेल डिफाइन होने के लिए हम लोग को H नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, सो G is a group and H is normal in G। Okay, then we define the quotient group on the cosets of H in G by AH star BH is equal to A star B of H। राइट, ऐसे ही तो डिफाइन किया था हम लोग, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है ना। यस सर। हाँ, ऐसे ही डिफाइन किया था। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोसेट ग्रुप। इसलिए हम मतलब डिफाइन करने के लिए हम एच को नॉर्मल ले रहे हैं। और सो जी बाई एच क्या होगा, जी बाई एच मतलब ये कोशेट्स का, इसका एलिमेंट कोशेट्स होगा, एच का जी में जो कोशेट्स है वो होगा। और ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा इसके ऊपर, डिफाइन बाय दिस दो कोशेट के ऊपर ऑपरेशन के बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, इस जैसा। तो एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल ये लेते हैं कि जेड एक ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगा, टू जेड इज नॉर्मल इन जेड। तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं, अगर नॉर्मल होगा तो ये हमेशा वेल डिफाइन है, जेड बाई टू जेड। ये किसका एलिमेंट कैसा होगा, बोलो। ये तो जेड विद रिस्पेक्ट टू क्लास ग्रुप होता है ना, तो इसका एलिमेंट होगा जी प्लस टू जेड। यहाँ पे जी लिखने से थोड़ा मीनिंगफुल नहीं रहता है क्योंकि जी बिलोंग्स टू जेड आता है ना। एन प्लस टू जेड ऐसे लिख दो हाँ क्योंकि इसका हाँ एलिमेंट एन भी इंटू एन प्लस जेड। आता है ना। सो एन प्लस टू जेड सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा कोशेट बनेगा, बोलो, कोई बता सकता है कौन कौन सा कोशेट होगा यहाँ पे। अब देखो, अगर इफ n is even,
इफ n इज इवन, n अगर इवन होगा तो n प्लस टू जेड क्या होगा, बोलो। ये तो इवन है तो ये टू जेड के अंदर घुस जाएगा ना, ये सर वो 2Z ही बनेगा ना। टू जेड ही बनेगा। हाँ, क्लियर है सबको? अगर इफ एन इज इवन, यहाँ पे ऑल इवन इंटीजर्स है टू जेड के अंदर, अगर एन इवन है अगर और तो टू जेड के सारे इंटीजर्स को अगर एन से जोड़ोगे तो सब तो इवन ही बनेगा, राइट? अगर ऑड हुआ तो फिर 1 + 2 हाँ, Z इफ बन जाएगा। एन इज ऑड तब एन का फॉर्म कैसे होगा, टू एम प्लस वन होगा ऐसा, जहाँ पे राइट एम बिलोंग्स टू जेड। सो इन दैट केस एन प्लस टू जेड इज इक्वल टू टू एम प्लस वन प्लस टू जेड। अब देखो, मीन्स वन प्लस टू एम प्लस टू जेड। अब ये तो इवन है, टू एम तो इवन है तो ये जेड के अंदर घुस जाएगा टू जेड के अंदर, सो ये बनेगा वन प्लस टू जेड, राइट? सो considering all the cases, टू जेड बाई टू जेड क्या बन रहा है, आइदर टू जेड बन रहा है और वन प्लस टू जेड बन रहा है। क्लियर है सबको? यस, बाकी से सबको क्लियर है? डाउट है तो पूछो, कोई बात नहीं। किसी को डाउट है? नो। ओके ओके। इन जनरल ये क्या, ये एक्चुअली ये होता है कि अगर कोई भी इंटीजर को तुम टू जेड मतलब अगर टू से डिवाइड करोगे, जो जो रिमाइंडर बच सकता है उनका कोशेट ही बनेगा आंसर। मतलब सपोज z, इसको तुम n से डिवाइड करो, इसका मीनिंग ये है, तो क्या का रिमाइंडर हो सकता है, इधर जीरो हो सकता है तो जीरो प्लस टू जेड एक क्वोशंट बनेगा, एन जीरो प्लस एन जेड वन रिमाइंडर बच सकता है, तो वन प्लस एन जेड एक क्वोशंट बनेगा, टू हो सकता है टू प्लस एन जेड, ऐसे करके एन माइनस वन प्लस एन जेड, ये सारा क्वोशंट बनेगा। फिर अगर तुम एन ले लोगे तो एन प्लस एन जेड, तो एन प्लस एन जेड तो एक्चुअली एन जेड ही होगा ना, क्योंकि इसमें क्या होता है n का सारा मल्टीपल्स है और n सारा मल्टीपल्स से अगर n ऐड करोगे तो वो तो उस सेट में ही चला जाएगा, राइट? सपोज वन प्लस टू जेड, इसका मतलब क्या है, तुम वन ऐड कर रहे हो इस सेट में, वन प्लस टू एम, इजी से बोल देता हूँ, सपोज n प्लस एन जेड, क्यों एन जेड हो रहा है, सबको क्लियर है ये बात? यस। ये सर क्योंकि n प्लस एन जेड का मतलब क्या है, तुम n ऐड कर रहे हो all n cases such that k belongs to z, तो ये क्या होगा, n into वन प्लस k such that k belongs to z। तो फॉर ऑल अगर k लोगे तो ये तो n का ही मल्टीपल होगा ना, ये वाला चीज, दिस इज मल्टीपल ऑफ n, राइट? सो ये तो nz ही बनेगा। सो इन जनरल इसलिए होता है क्या, z बाई nz, ये होता है nz वन प्लस nz अप टू n माइनस वन प्लस nz। ये ग्रुप किसके साथ आइसोमॉर्फिक, अच्छा आइसोमॉर्फिज्म अभी तक पढ़ा नहीं, पर लग रहा है किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगा, ये z बाई एन जेड। जेडन इसमें के साथ। इसमें n एलिमेंट है, देखे हो? और इसका जनरेटर क्या होता है, वन प्लस एन जेड, इसका जनरेटर है, दिस इज जनरेटेड बाई वन प्लस एन जेड।
ये साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n है और ये भी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n है। एनी साइक्लिक लेटर आई विल प्रूव दैट any cyclic group of order n is actually isomorphic to Zn, and any infinite cyclic group actually isomorphic to Z। ठीक है, मतलब कोई भी साइक्लिक ग्रुप अगर तुम्हें दे दिया जाए तो तुम बता सकते हो वो क्या है। आइडर वो Zn के साथ आइसोमॉर्फिक होगा अगर द साइक्लिक ग्रुप इज फाइनाइट ऑफ ऑर्डर n, अगर इनफाइनाइट ग्रुप होगा तो हमेशा Z के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस मतलब इस आर्गुमेंट पे। ओके सर बोलो। सर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, अगर सर जब क्वेश्चन ग्रुप किसी ग्रुप का निकाल है सर, सपोज दैट जी एक प्राइम ऑर्डर का सर ग्रुप है। हेलो, हाँ बोलो। तो उसमें सर बस दो ही सब ग्रुप होंगे, एक एक आइडेंटिटी एक सेल्फ जी होगा। हाँ तो सर उसमें दो नॉर्मल जो दो क्वोशेंट बनेंगे तो सर वो मतलब कैसे होगा मतलब। अच्छा इजी है देखो, अगर ऑर्डर ऑफ जी पी होगा तो इसका एच क्या क्या हो सकता है, आइडर आइडेंटिटी होगा और एच इज जी होगा। तो अगर जी आइडेंटिटी होगा तो जी बाई ई क्या होगा, इट इज जी राइट। जी। अगर जी का अगर ये केस लोगे तो जी बाई जी से ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा इसमें, क्योंकि ये क्या होता है जी बाई जी क्या होता है, ये है जी प्लस जी और जी स्टार जी सच दैट जी बिलोंग्स टू जी। दिस इज जी, दिस इज एलिमेंट ऑफ जी, और उसको तुम उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो वो तो जी में ही जाएगा ना। दिस सेट जी जी इज इक्वल टू जी राइट, तो ये तो जी। जी बन जाएगा। समझ में आया। यस। ये तो जी है, जी का एलिमेंट, और उसको तुम उसका एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो फॉर ऑल जी, तो ये क्या बचेगा, ये जी बचेगा ना। ना सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बोल दिया। वन सेकंड वन सेकंड। हाँ तो जी बचेगा, जी का कोशेट बचेगा। ओके, सही बोला, यहाँ हाँ। पे जी का कोशेट बचेगा। और इस ग्रुप में आइडेंटिटी कौन होता है, जी। जी बार इज आइडेंटिटी राइट, ओनली जी। सो ये इस सेट का कार्डिनलिटी वन होगा, जी बाई जी इज वन। और यहाँ पे ऑल दस एलिमेंट बच जाएगा, जी बाई ई। पहले ये बोलो तो इसका इसका आइडेंटिटी क्या होता है, व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ दिस एलिमेंट, दिस सब ग्रुप। जी बाई इसका आइडेंटिटी क्या होता है, अगर तुम इसको ग्रुप फॉर्म किया हो इसका आइडेंटिटी क्या होता है, एच होता है ना। एच का जो कोसेट्स होता है वही, मतलब एच इज अ कोसेट एक्चुअली। क्लियर नहीं हो रहा है, रुको मैं फिर से समझता हूँ। देखो जी बाई एच का एलिमेंट होता है जी, इसको स्टार नहीं स्टार लिखता हूँ, ठीक है, जी एच, जी एच सच दैट जी बिलोंग्स टू जी। तो ये जो ग्रुप बन रहा है इस ऑपरेशन से जी वन एच स्टार जी टू एच इज एक्चुअली जी वन जी टू ऑफ एच, इस ऑपरेशन से ग्रुप बन रहा है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी वही होगा, सपोज एक्स एच इज आइडेंटिटी। सो ये होगा, अगर एक्स एच आइडेंटिटी होगा तो उससे मल्टीप्लाई करने से पहले वाला एलिमेंट ही मिलेगा फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। पर ये क्या होगा, जी एक्स एच इज इक्वल टू जी एच राइट, दिस implies
अगर ये दोनों कोशेट इक्वल है उसका मतलब क्या है, जी एक्स इनवर्स जी इज बिलोंग्स टू एच, ये होगा फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, दिस मीन्स एक्स इनवर्स is belongs to H for all G belongs to G. तो अगर x inverse is belongs to H, तो x will belongs to H, so this means x H equal to H, तो आइडेंटिटी क्या होगा, H होगा। H तो सब ग्रुप है, तो अगर उसका इनवर्स रहेगा तो x भी रहेगा, तो वो क्वेश्चन क्या हो रहा था, हमने आइडेंटिटी किसको माना था, x H को, तो x H एक्चुअली इक्वल टू H, राइट। अगर H को H के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो H ही तो बनेगा ना, क्योंकि इसको लिख सकते हो, ये बात क्लियर है कि h this equal to this if and only if x belongs to h, राइट। तो अगर x h में जी होगा तो ये जो हमने आइडेंटिटी माना था x h को, वो एक्चुअली h है, तो इसका आइडेंटिटी h है, राइट। और इनवर्स क्या होता है, एक एलिमेंट का सपोज एक इन कोशेट ग्रुप g by h में h इज अ एलिमेंट, इसका इनवर्स क्या होता है, व्हाट इज इनवर्स ऑफ दिस, दिस इज एक्चुअली a इनवर्स h। कैसे होगा, ये ले लो h स्टार a इनवर्स h मल्टीप्लाई करोगे तो a इनवर्स h व्हिच इज आइडेंटिटी, तो इनवर्स तो उसको ही कहते हैं ना, इस a का इनवर्स b होगा अगर a b इज आइडेंटिटी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी तो h है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो दिस मीन्स दैट a h का इनवर्स इज एक्चुअली a इनवर्स h, राइट। तो कोशेट ग्रुप का जी बाई एच का एलिमेंट कैसे दिखता है ये पता हो गया, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, नीचे वाला जो होता है वो आइडेंटिटी होता है, और कोई भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, एक्चुअली ए का जी में जो इनवर्स है उसका ही कोशेट, राइट। सो इतना सारा चीज हम लोग पता कर लिया कोशेट ग्रुप से, अब समझ में आ रहा है अंकित। यस सर। तो अगर g का ऑर्डर p होगा और तुम g को g से मल्टी मतलब डिवाइड करोगे तो इसमें क्या बचेगा, ये क्वेश्चन क्या होता है, g प्लस g सच दैट g बिलोंग्स टू g, राइट। ये मैं स्टार्ट दे दो तुम, क्योंकि प्लस के ऑपरेशन में ग्रुप होगा ये तो जरूरी नहीं है, तो g को g से मल्टीप्लाई तो g बचेगा, ओनली आइडेंटिटी, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस, तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा, g होगा। ये एक्चुअली जीरो प्लस जी है या फिर ई प्लस जी है, ठीक है, ऐसे मान सकते हो। ये अगर तुम्हें ये कंफ्यूजन हो जाए, ये तो एक ग्रुप आ रहा है, ये तो ग्रुप नहीं है, ये कोशेट है। तुम जब क्वेश्चन ग्रुप पढ़ रहे हो तो ये सेट को तुम ऐसे कोशेट मानोगे, राइट, क्योंकि जी बाय जी का एलिमेंट कोशेट से, तो अगर कुछ आ रहा है जी एच फॉर्म का, वो अलग से तुम सब ग्रुप नहीं मानोगे, उसको मानोगे एक कोसेट, तो जी एज ए कोशेट, तो एक ही कोशेट आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इसका कार्डिनलिटी 1 होगा, समझ में आया। जी सर। अच्छा, फिर एक और ले लो ऐसे, सपोज आर बाई क्यू ले रहे हो, ये क्या होगा, आर प्लस क्यू होगा, सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे अगर आर को तुम क्यू में ले लोगे, दिस आर इफ यू टेक आर बिलोंग्स टू क्यू, देन ये क्यू ही बनेगा, राइट। इफ आर बिलोंग्स टू क्यू, देन आर प्लस क्यू इज एक्चुअली क्यू, क्योंकि क्यू को क्यू का एलिमेंट के साथ प्लस करोगे तो वो तो क्यू में ही चला जाएगा ना, पर ये नहीं होगा, रूट टू प्लस क्यू एक, ये एक एलिमेंट होगा इसका, ई प्लस ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ई प्लस क्यू लोगे तो ये भी एक अलग एलिमेंट होगा, वन प्लस रूट फाइव ये भी एक अलग एलिमेंट होगा, पर जब तुम वन बाई टू प्लस क्यू लोगे, पर मतलब वन बाई टू अगर क्यू के सारे एलिमेंट के साथ प्लस करोगे तो वो तो क्यू ही बनेगा, दैट इज क्यू, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर बाई क्यू, राइट। So these are the elements of this R by Q. R is a real number, right? And this fine. या
Now define index of a subgroup. हम index of a subgroup define कर रहे हैं, okay? So what do we have? We have that G is a group. G is a group and H is a subgroup. Index define करने के लिए, ठीक है, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप वो नॉर्मल होना चाहिए, ऐसे नहीं। ये क्या डिफाइन करता है मैं बताता हूँ। द इंडेक्स ऑफ जी एक्चुअली ये जो कोशेट का है इसका कार्डिनलिटी वो होता है, ओके। देन द इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज defined by IND index of H नीचे G is actually cardinality of this set। तो तुम बोलोगे ये होने के लिए तो सब ग्रुप होने से नहीं होगा, दिस इज डिफाइन ओनली एच इज ए सब ग्रुप, बट हम इसको ऐसे सेट ले रहे हैं, हम इसको ऐसे ग्रुप नहीं ले रहे, ओके। हम वो जी बाई एच जो ले रहे हैं ना यहाँ पे, हम ऐसे जो जी बाई एच को ले रहे हैं ये एज ए सेट ले रहे हैं। जी बाई सेट कैसा होता है? A such that A belongs to G। ये इस सेट का कार्डिनलिटी ले रहे हैं हम लोग, ये जरूरी नहीं कि ये ग्रुप बने, ठीक है। जब ग्रुप होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हम एक सब ग्रुप का इंडेक्स ऐसे डिफाइन करते हैं उसका कोशेट, कोशेट का कलेक्शन का कार्डिनलिटी, ओके फाइन। मतलब इंडेक्स नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ऐसे डिफाइन होता है, ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे ये तो ग्रुप होता है ओनली, पर हम ग्रुप का कार्डिनलिटी नहीं ले रहे हैं, हम एक कोशेट जो बनेगा एच का जी में उस सेट का कार्डिनलिटी मान रहे हैं, ठीक है। वो जो कार्डिनलिटी होगा वही इंडेक्स ऑफ एच इन जी होगा, फाइन। जैसे कि मतलब अभी तक जो हमने पता किया हुआ हम लोग, जेड बाई इन जेड का कार्डिनलिटी इसका क्या होता है? एन होता है। सो index of nz in z is actually n, राइट। पर अगर ये पूछे कि r बाई क्यू का कार्डिनलिटी क्या होगा, ये तो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इस यहाँ पे क्या होगा, इस सेट में कैसा कैसा एलिमेंट है। r बाई क्यू में अगर तुम ये ले लोगे a प्लस क्यू such that a belongs to r, राइट। तो इसमें ये सब एलिमेंट रहेगा, x वन एक्स आई प्लस क्यू टाइप का एलिमेंट रहेगा such that xi is irrational, ओके। सो अगर ये इस सेट को k मानोगे, k इज xi प्लस q such that xi is irrational, ये सेट तो कंटेंट इनसाइड दिस r बाई q होगा, राइट। पर देखो अभी इस k का कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल। सो यहाँ पे xi जो वेरी करेगा, xi प्लस q है तो इनफाइनाइट होगा ना, जहाँ पे xi इज इरेशनल, क्योंकि xi कैन बी exponential, it can be root 5, it can be root 2, in general it 5 of it is like root n where n square free, right। इस टाइप का एलिमेंट होगा यहाँ पे n स्क्वायर फ्री, क्योंकि ये अगर 4 होगा तो 2 हो जाएगा, वो नहीं होगा स्क्वायर फ्री। फिर बहुत सारे एलिमेंट है, दिस exponential root 5 root 2 in general root n, these are all the distinct irrational number।
तुम ये नहीं कर सकते कि √5 - √5 - √2 इज बिलोंग्स टू क्यू, ये तो नहीं हो सकता है कभी। तो ये सारे एलिमेंट का जो कोशेट बनेगा, अगर ये नहीं हो रहा है तो दिस मीन्स √5 इनवर्स -5 क्या होता है, 5 का इनवर्स √5 इनवर्स √2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। सो इन दोनों का जो कोशेट होगा √5 प्लस क्यू एंड √2 प्लस क्यू, ये दोनों कोशेट इक्वल नहीं होगा, क्योंकि कोशेट इक्वल तब होगा जब ए इनवर्स बी इज बिलोंग्स टू क्यू। पर इस केस में √5 इनवर्स √2 इज डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, दिस मीन्स देयर कोशेट्स आर नॉट इक्वल। सो इक्वल नहीं होगा, तो उस केस में हम ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल होगा ना, तो ये सेट उस क्यू बाई दिस विल बी सबसेट ऑफ क्यू बाई आर बाई क्यू, राइट। दिस इज सबसेट ऑफ, यहाँ पे एनी स्क्वायर फ्री, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। और इस सेट का कार्डिनलिटी अगर इनफाइनाइट होगा, दिस मीन्स आर बाई क्यू का कार्डिनलिटी इज इनफाइनाइट। करेक्ट, सबको समझ में आया? यस सर। अब कुछ तुम लोगों को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराता हूँ इंटरव्यूज के, ठीक सर है? बोलो। यहाँ पे जो अगर सर जैसे यहाँ पे इंडेक्स में अगर आर जो मतलब आर यहाँ पर सर एक इन्फिनाइट ग्रुप है, जो अगर उसका सब ग्रुप से अगर जो नॉर्मल है, तो अगर हम उस जो सब ग्रुप ले रहे हैं वो इन्फिनाइट ग्रुप आर के ही इक्वल ले रहे हैं, तो एक फाइनाइट इंडेक्स का बन जाएगा वहां से। हाँ, मतलब आर बाई आर ले रहे हैं। यस सर। हाँ, वो तो फाइनाइट हुआ। तो इनफाइनाइट तो मतलब हमेशा इनफाइनाइट ग्रुप का इंडेक्स इनफाइनाइट होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। जैसे तुम ये ले लो ना, z बाई एन जेड, जेड भी इनफाइनाइट है, एन जेड भी इनफाइनाइट है, पर इसका इंडेक्स n होता है, राइट? तो फाइनाइट हो सकता है, पर फाइनाइट ग्रुप के केस में हमेशा फाइनाइट होगा, क्योंकि एलिमेंट्स ही फाइनाइट है, राइट? क्योंकि ये तो क्लियर है ना, ऑब्वियस है, क्योंकि एलिमेंट्स अगर फाइनाइट होगा, g प्लस ए जैसा g इज फाइनाइट, तो दिस कलेक्शन विल बी फाइनाइट, राइट? तो उस केस में तो फाइनाइट ही होगा, कोशेट कोशेट का कलेक्शन, मतलब g बाई एच का इंडेक्स फाइनाइट होगा। हाँ, तो सर इसमें जो इंडेक्स में सर यहाँ पे यूज लैग्रांज थ्योरम का यूज करके तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। लैग्रांज थ्योरम का यूज करके, हाँ, मतलब ये होता है कि ये तो ट्रू है कि कार्डिनलिटी ऑफ आर, मतलब सॉरी, g का h का इंडेक्स तो ये होता है, दिस इज एक्चुअली कार्डिनलिटी ऑफ g बाय कार्डिनलिटी ऑफ h, राइट? if if g is finite and h is finite, तब, नहीं तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि तुम क्या करोगे, तुम इस केस में डाल दोगे इसको, g बाई एन जेड का कार्डिनलिटी इज कार्डिनलिटी ऑफ z बाई कार्डिनलिटी ऑफ एन जेड, दिस मीन्स दिस इज इनफाइनाइट, नीचे का भी इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये बन जाएगा 1 या फिर इनफाइनाइट, कुछ ऐसा कुछ एज्यूम करके डाल दोगे, पर दिस इज नॉट ट्रू, राइट? ये तब होता है जब दोनों का ऑर्डर फाइनाइट है, ऐसा मत कर देना कभी, ये रॉन्ग है। यस। फाइनाइट के केस में ये कर सकते हो, क्योंकि फाइनाइट के केस में वो डिवीजन वेल डिफाइन है, बाकी तो नहीं है ना। इनफाइनाइट के तुम डिवीजन कैसे करोगे? ओके, सो क्वेश्चन, यस। कुछ इंटरव्यूज के थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इसको मान सकते हो, पर ये तो मतलब करना चाहिए सबको, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तब कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, इजी तो सब कर लेगा। क्वेश्चन ये है कि इसको पहले सोचो थोड़ी देर, डस देयर एग्जिस्ट ए
proper subgroup of Q with finite index। ये इसका मतलब Q का कोई प्रॉपर सबग्रुप होगा ऐसा, प्रॉपर मतलब Q के इक्वल नहीं, अगर Q बाई Q लेगा उसका तो 1 आ जाएगा, वो नहीं होगा। प्रॉपर कोई सबग्रुप ले होगा सच दैट इंडेक्स ऑफ H in Q इज फाइनाइट। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, किसी को कुछ पता है या फिर सोचो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? क्वेश्चन रिपीट करूं? हाँ हाँ। मतलब ये बोल रहा है कि Q का कोई प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा जिसका इंडेक्स Q में फाइनाइट होगा। मतलब ऐसा कोई H मिलेगा Q में जो H Q का सब ग्रुप हो और जिसका इंडेक्स H में फाइनाइट हो। इजी चीज से होता है, मतलब ये सब क्वेश्चन सुनने में डिफिकल्ट आता है, पर अगर बेसिक से ट्राई करोगे फाइनाइट कब बनेगा या फिर कब इंडेक्स फाइनाइट बनेगा, उस केस में H का एलिमेंट कैसे दिखेगा, ऐसा करोगे तो मिल ही जाता है। ये ट्रू मतलब ट्रू नहीं होता, मतलब एज में मतलब क्यू में एज का कोई सब ग्रुप नहीं मिलता है प्रॉपर जिसका इंडेक्स फाइनाइट हो। पर इसको कैसे तुम प्रूफ करोगे? कॉन्ट्रडिक्शन से ट्राई कर सकते हो। ओके, यू कैन यूज कॉन्ट्रडिक्शन टू प्रूव दिस। ओके, मैं प्रूफ करा देता हूँ। आइडिया को समझो, फिर मैं एक होमवर्क दूंगा वो कर लेना, और वो मैं चेक करूंगा कि वो होमवर्क तुमने किया हो कि नहीं। सिमिलर आइडिया उस पे लगेगा, सिमिलर एकदम सिमिलर। तो पहले मान लेते हैं लेट एज बी ए सब ग्रुप of Q with finite index। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। सो दिस मीन्स H बाई इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो फाइनाइट n होगा। लेट हम ये मान रहे हैं। सो अगर ये कोऑर्डिनेटी n होगा, दिस मीन्स जी क्यू तो एबिलियन ग्रुप है, ठीक है, तो H कोई भी सब ग्रुप होगा वो तो नॉर्मल हो जाएगा। दिस मतलब ये दिस मीन्स दैट G बाई H में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, राइट? ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। So this means if, अच्छा यहाँ पे तो हम Q लिए थे तो Q ले लेता हूँ, ठीक है। तो दिस मीन्स Q बाई H का ऑर्डर है n, इस क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर n है। तो ये तो एक ग्रुप फॉर्म करता है क्योंकि Q इज अ ग्रुप एंड H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि एबिलियन केस में तो H कोई भी सब ग्रुप नॉर्मल बन जाता है, तो Q बाई H इज अ ग्रुप। दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, राइट? तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर n में क्या होता है? दिस विल इम्प्लाई x प्लस h, ये तो एक एलिमेंट है, इसका टू द पावर n विल बी h, राइट? क्योंकि h इज द आइडेंटिटी, कोई भी एलिमेंट का फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। अगर ग्रुप का ऑर्डर n है तो कोई भी एक एलिमेंट लोगे x प्लस h, तो उसका ऑर्डर, उसके पावर में ग्रुप का ऑर्डर दोगे तो वो तो आइडेंटिटी बनेगा ना, राइट? क्योंकि ऑर्डर ऑफ g डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। So this means g to the power order of g is identity, right?
तो यहाँ पे जी क्या है, जी मतलब क्यू बाई एच है, उसका ऑर्डर एन है, तो उसका कोई एलिमेंट के ऊपर ग्रुप का ऑर्डर देखो तो आइडेंटिटी देता है ना, बेसिक चीज है, क्लियर। क्यू बाई एच इज ए बट यहाँ ग्रुप। पर बट यहाँ पर क्यू सर एक इनफिनाइट ग्रुप है। Q is infinite but Q by H is a finite group, right? हम Q by H का बात कर रहे हैं, Q का कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। We are just, this is a finite group. G by H is a finite group of order n. This is अच्छा X plus H is the element of Q by H, not Q. ये तो कोशेट है ना, ये Q का एलिमेंट है, X plus H ये क्या है, कोशेट से है, तो इसका ऑर्डर फाइनाइट होगा ना, क्योंकि ये Q by H का एलिमेंट है, Q by H का ऑर्डर फाइनाइट है। प्रूफ को समझो। क्यू इनफाइनाइट होने से क्या दिक्कत है, क्यू इनफाइनाइट हो पर हम यहाँ पे क्यू बाई एच का एलिमेंट ले रहे हैं, क्यू बाई एच ले रहे हैं, यहाँ पे क्यू का कुछ नहीं ले रहे हैं हम लोग। क्यू बाई एच का क्यू बाई एच का ऑर्डर फाइनाइट है, उसका ऑर्डर एन है, और उस ग्रुप पे हम एक एलिमेंट ले रहा हूँ एक्स प्लस एच, ठीक है। सो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखता तो तब शायद तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। सो क्यू बाई एच is a group of ऑर्डर एन ऑर्डर के एक ग्रुप है, ठीक है। लेट एक्स प्लस एच बिलोंग्स टू क्यू बाई एच, तो क्यू बाई एक्स प्लस एच इज ए आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ क्यू बाई एच, सो दिस implies एक्स प्लस एच टू द पावर एन इज इक्वल टू एच, क्योंकि ये जो ग्रुप है क्यू बाई एच, उसका आइडेंटिटी क्या होता है, इसका आइडेंटिटी एच होता है। तो कोई भी ग्रुप्स मतलब फाइनाइट ग्रुप के पावर में अगर ग्रुप का ऑर्डर दोगे तो वो तो आइडेंटिटी बनता है ना, राइट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप उस एलिमेंट के पावर में दोगे तो वो तो आइडेंटिटी होगा ना, राइट और रॉन्ग। बोलो, कोई बोलो। और अगर जीमेल के ऊपर ऑर्डर करें तो वो आइडेंटिटी को ही तो ये करेंगे, एग्जिस्ट करवाएंगे। बोलो फिर से। अगर सर और एक तरीके, मैं सर ये बोल रहा था जहाँ पे हम लोग इंडेक्स निकल रहे थे, हाँ जो ऑर्डर ऑर्डर मतलब जी बाई एच का ऑर्डर एन लिए हम लोग, हाँ, तो वहाँ पे जब हम लोग इंडेक्स निकालते हैं तो ऑर्डर जी बाई ऑर्डर ऑफ एच करते हैं, तब जाके तो हम लोग का इंडेक्स निकालते हैं ना। पर उस केस में एच और जी फाइनाइट होना चाहिए। चलिए, अभी तो यही बोला था कि वो फाइनाइट होने से होता है। इनफाइनाइट केस में ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच का कोई मीनिंग है क्या? हम्म, इनफाइनाइट नहीं यहाँ पे तो इंफिनिटी हम बाई इंफिनिटी। लोग फाइनाइट मान के चले हैं ना, यहाँ किसको? पे हम लोग फाइनाइट मान के चले हैं ना, हाँ, यहाँ पे यहाँ पे जी जब हम बाई लोग एच का ऑर्डर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं फाइनाइट करने है, देंगे। यहाँ पे जी बाई एच का इंडेक्स फाइनाइट है, तो तो इसीलिए बोल रहे थे हम। जी बाई एच को तुम एक फाइनाइट ग्रुप मान लो, तो कोई भी फाइनाइट ग्रुप के पावर में अगर, ठीक है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप के पावर में अगर कोई भी एलिमेंट का पावर में अगर उस फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर दे दोगे तो आइडेंटिटी नहीं होता है क्या? लेट्स, ये ये क्यों समझ में नहीं आ रहा, इफ जी ऑर्डर ऑफ जी इज एन एंड जी बिलोंग्स टू जी, देन जी टू द पावर एन आइडेंटिटी नहीं होता है क्या? नहीं ये होता है, तो हम ये यहाँ होता है। पे जी को तुम जी क्यू बाई एच क्यों नहीं मान रहे हो? हम तो ऐसे मान, हम कंट्रडिक्शन लाना चाहते हैं, ये ट्रू नहीं होता है, हम ये कंट्रडिक्शन लाएंगे, क्यू का कोई फाइनाइट इंडेक्स नहीं होता है। ओके।
ओके। ठीक है अंकित, क्या दिक्कत है बोलो। यस सर। नो सर, अभी तक कंफ्यूजन में है। कहाँ पे कंफ्यूजन है? मतलब सर यहाँ से सब कैलकुलेशन से मतलब निकल के आ रहा है कि एच इक्वल अगर क्यू हो जाए बस तभी मतलब ये मतलब फाइनाइट मिलेगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं मिलेगा। क्यों ये नहीं होता है? जेड बाई एन जेड एन नहीं होता है क्या? यहाँ पे कहाँ पे एन एन जेड भी इनफाइनाइट है, जेड भी फाइनाइट, ये एन नहीं होता है? होता है। फिर इनफाइनाइट, दोनों इनफाइनाइट का रेशियो फाइनाइट हो सकता है, दोनों इनफाइनाइट ग्रुप का क्वोशिएंट ग्रुप फाइनाइट हो सकता है, वो तो यही एग्जांपल है। पर क्यू के केस में नहीं होगा, यही बात कर रहा हूं मैं। तुम यहाँ पे क्यों अटक रहे हो कि ये होता है ऑर्डर ऑफ नो जेड बाई सर, ऑर्डर नो। ऑफ एन जेड, ये तो नहीं होता क्योंकि दोनों इनफाइनाइट है, ये क्या होगा जब दोनों का ऑर्डर फाइनाइट है। अब समझ में आया? यस। Okay, so this means this implies x to the power n plus h is h. This means x to the power n belongs to h for all x तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, x belongs to q, यहाँ पे तो x to q का एलिमेंट था। So this means that x to the power n is belongs to h for all x belongs to q. Let x is, अच्छा x to the power n मतलब क्या है? x to the power n मतलब nx है ना, क्योंकि ये प्लस के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, तो x डॉट x मीन्स x प्लस x, राइट, मतलब 2x, तो x to the power n मतलब nx, दिस मीन्स nx will belongs to h for all x belongs to q. Take x equal to p by qn. Okay, so this will imply this will imply x to the nx equal to p by q. This belongs to q for all p by q belongs to q. So this will implies sorry, this belongs to h, यहाँ पे तो h में था, this implies अगर p by q belongs to h for all p by q belongs to q, this implies that h is actually equals to q. So h is not proper, पर हमने लिए थे h is a proper subgroup, तो h का q से अलावा कोई प्रॉपर सबग्रुप नहीं मिलेगा। q का मतलब कोई प्रॉपर सबग्रुप, q तो एक इम्प्रॉपर है ना, तो q का कोई प्रॉपर सबग्रुप नहीं मिलेगा जिसके लिए इंडेक्स फाइनाइट हो, which is a contradiction, क्योंकि हम लोग जब जो लिए थे यहाँ पे h is a proper subgroup, this is a proper, right? समझ में आया कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ पे है? यस समझ गया। मान लो जब कोई यहाँ इसका पे ऑर्डर देखा जा फाइनाइट रहा है, है प्रॉपर तो का कोई ग्रुप भी एलिमेंट का पावर में हम लोग पर देंगे, बिलोंग कर जा रहा है। कोई भी एलिमेंट का पावर आइडेंटिटी बनेगा, तो that will be belong equal to h. So ये कब होता है? x to the power n h, ये क्वोशंट कब इक्वल होता है? अगर x to the power n is belongs to h, ये तो पहले बोल चुका हूँ। So x to the power n is belongs to h for all x belongs to q. अब x को तुम x to the power n मतलब nx, क्योंकि ये प्लस के रेस्पेक्ट में ग्रुप है, तो पावर सामने आ जाता है। अगर x कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है, x को तुम p by qn मानोगे, तो nx क्या बनेगा? q by a, q p by q. So that will be belongs to h, and this is true for all
X, so it will be true for all P by Q belongs to Q. So this means P by Q belongs to H for all P by Q belongs to. This means that क्योंकि Q का एलिमेंट P by Q टाइप का होता है ना, अगर सब P by Q H में चला जाएगा, this will implies that H is equal to Q. ये कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि हमने ये माना था कि H is a proper subgroup of Q. So there is a no proper subgroup of Q with finite index in Q.